Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Partha Chatterjee, and today we are going to discuss the concept of linear regression. That is the first step to learn in machine learning for data scientist. तो अगर आपको एक प्योर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फर्स्ट स्टेप जो आपको पढ़ना है, जो सीखना है इन डिटेल, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ linear regression. So ये linear regression means it is also the first step, the basic concept of deep learning. Also you are covering by learning this concept in detail. तो ये linear regression जो लोग statistics करके आए हैं already, it is known as the ordinary least square in statistics. So the same concept in data science we formally say that is linear regression. अब ये लीनियर रिग्रेशन होता क्या है और इसको कैसे हम लोग डिटेल में समझ पाए और व्हाट एग्जैक्टली हाउ टू means what kind of problem we can solve through linear regression. This all things in detail we are going to learn. So let's see today's agenda first. So today's agenda is first point, that what kind of problem. Regression. नंबर टू, इसका हम लोग पूरा जियोमेट्रिकल मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. सो द जियोमेट्रिकल लिनियर रिग्रेशन. नंबर थ्री जो है द mathematics, because you know the statistics is the most important tool for the data scientist to represent the machine learning model, and that how we can implement. As I said earlier कि आपको from very beginning to end everything you need to know, not like something not like that. डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर डेटा साइंस का एप्लीकेशन के लिए जितना स्टैटिस्टिक्स जरूरी है वो हम लोग ऐसे ही मॉडल के साथ साथ सीखते जाएंगे, एंड दैट इज वेरी प्रीटी मच इजी टू अंडरस्टैंड. एंड मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा उसमें आपको रियल लाइफ पे एग्जाम्पल के साथ ऐसे आपको ये मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं एम्बेड करते हुए जाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली how much statistics and what the statistical approach we are going to use in this particular scenario, in any scenario. So the maths behind linear behind the linear regression. तो ये तीन स्टेप्स हम लोग आज कवर अप करेंगे in this video. So first of all, the first thing is first, that is type of problem to solve using linear regression. किस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं in linear regression. So as those who have seen my last videos, I need to repeat a few small portion of those things to start with the to start the concept. That is machine learning का दो पार्ट होता है. एक है सुपरवाइज्ड machine learning, another one is unsupervised machine learning. अब ये सुपरवाइज्ड एंड मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दोनों में जो कंसेप्ट आता है दैट इज द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि रिग्रेशन का एक सबसे पहला एल्गोरिथम जो आता है एप्लीकेशन टेक्निक, वो आ गया आपका लीनियर रिग्रेशन. एंड ऑन अदर हैंड ये रिग्रेशन हम लोग किस टाइप
के डेटा के लिए यूज करते हैं, जो मेरा पहला पॉइंट है अभी यहाँ पे, कि किस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। तो इसके लिए हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये रिग्रेशन जो हम लोग यूज करते हैं किस टाइप के डेटा के लिए, दैट वी यूज फॉर कंटिन्यूअस डेटा। अभी कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? देखिए, हम लोग नेचुरली वो लोग इतना फॉलो अप नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास नेचुरली दो तरह का डेटा आता है। एक जो जिसका फ्रैक्शन कर ही नहीं पाओगे, जैसे कि आपके कितना बच्चे हैं या फिर क्लास में कितना स्टूडेंट्स है, काउंटिंग आप बोल पाओगे कि 3.5 स्टूडेंट्स है, 3.5 कहाँ से आ गया, आधा स्टूडेंट कहाँ से आ गया। सो लाइक दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, सो दैट काइंड ऑफ, यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्ट +1 या फिर -1 में काउंटिंग होता है, या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, लेकिन एक एक कंप्लीट एक होल नंबर से बढ़ेगा या कमेगा, नॉट ओनली एक, 2, 10 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट होल वैल्यू से बढ़ेगा या फिर घटेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज अंडर द वैल्यू ऑफ कैटेगरिकल डेटा, दैट इज कम्स अंडर क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, वो सब हम लोग क्लासिफिकेशन में डालते हैं, जहाँ पे कैटेगरिकल डेटा आता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस डेटा के बात आ रहा है, जो एग्जांपल दिया गया था वो है कैटेगरिकल डेटा के लिए। अब कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? जैसे कि समझ लीजिए हाइट, हाइट मैंने बता दिया किसी का 5 फीट, इज इट एग्जैक्ट 5 फीट? हो सकता है कि 5 फीट 1 इंच, कोई बोल सकते नहीं 5 फीट 001 सेंटीमीटर, कुछ भी आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो कोई 1 सेंटीमीटर कम या ज्यादा, सेंटीमीटर के आगे इतना सेंटीमीटर, इतना मिलीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 10 मिलीमीटर, ऐसा हो सकता है। जितना आप कुछ डेटा होता है, वेट, नॉट ओनली हाइट, वेट, एज, सैलरी, किसी चीज का प्राइस, स्टॉक मार्केट डेटा, सोचते जाओगे तो बहुत सारा एग्जांपल है जो कि कंटिन्यूअस या फिर डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, बढ़ता है या घटता है, लेकिन कंटिन्यूअस वैल्यू में जितना भी आप फ्रैक्शन करोगे उसके बीच भी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, उसके बीच फिर फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, दैट काइंड ऑफ डेटा नोन एज कंटिन्यूअस डेटा। ओके, तो ये सब डेटा के लिए रिग्रेशन टाइप का एप्लीकेशन मेथड्स अप्लाई होता है मशीन लर्निंग में। और उसका पहला जो आता है वो है लीनियर रिग्रेशन, एंड एज इट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट मेथड्स एल्गोरिथम टू लर्न, तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक टर्म भी, टेक्निकल टर्म भी सीखेंगे, जो सारे बाद में सारे कुछ भी अप्लाई होते जाएगा। तो वो टेक्निकल टर्म फर्स्ट टाइम आ रहा है तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को वो सब भी समझना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन इट मे टेक सम मोर टाइम फॉर दिस वीडियो, but don't think it is lengthy, because main linear regression concept is not that much lengthy process, but as we are going to learn some new term over here, तो थोड़ा बहुत, और आप लोग प्लीज नोट बनाते जाएंगे वीडियो पॉज करते हुए, ताकि आपके पास एक सही नोट, और आपको मैं ये सारा कुछ प्रोवाइड भी करूंगा। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि ये लीनियर रिग्रेशन में क्या क्या होता है। फर्स्ट, किस टाइप का प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हमको पता चल गया कि, समझ लीजिए एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे अजम कर लेता हूँ कि मेरे पास कुछ पॉपुलेशन का वेट एंड हाइट दिया हुआ है, तो हाइट एंड वेट, ये दो डेटा मेरे पास दिया हुआ है। अब मुझे इसके ऊपर बेस करके न्यू डेटा प्रिडिक्ट करना है। तो मेरे पास कुछ डेटा ऑलरेडी है, समझ लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है, और मुझे इसके बाद एक मॉडल बनाना है, जिस मॉडल को मुझे इस डेटा से ट्रेनिंग कराना है। इस डेटा को अप्लाई करके मुझे एक ट्रेनिंग करना है, एक मॉडल को, किस चीज़ को ट्रेनिंग करना है, एक मशीन लर्निंग मॉडल जो मैं डेवलप करूंगा, उसको ट्रेनिंग करना है।
ट्रेनिंग के बाद मुझे जो आउटपुट मिलेगा दैट इज again I can use for testing purpose. मेरा जो डेटा सेट दिया गया है उसका कुछ पोर्शन लेके मैं टेस्टिंग में अप्लाई करूंगा, और उसके बाद जब मुझे नया डेटा आएगा, मेरे पास कुछ नया डेटा आएगा, यानी मेरे पास कुछ नया वेट समझ लीजिए आएगा, इफ इट इज माय इनपुट वैल्यू, कि किसी का वेट देने से मेरा प्रेडिक्शन में मेरा क्या आएगा, उनका हाइट, ये मुझे पता चलेगा। तो इनपुट आएगा, इनपुट फीचर आएगा मेरा वेट, एंड आउटपुट फीचर जो आएगा वो मेरा आ जाएगा हाइट, और ये मेरा ये एमएल मॉडल से होते हुए जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो एक चीज अब तक हमने समझ लिए कि किस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। जस्ट इन शॉर्ट आई एम रिपीटिंग कि मेरा डेटा अगर कंटिन्यूअस टाइप का डेटा है और उसमें कुछ एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फीचर्स है। इंडिपेंडेंट फीचर्स मतलब जो डेटा टाइप, जो डेटा सेट में जितना भी डेटा मुझे दिया गया उसमें से कुछ है जो इंडिपेंडेंट फीचर्स, जो जिसका हेल्प से मुझे एक डिपेंडेंट फीचर्स मतलब मुझे जो आउटपुट पार्ट निकालना है, और ये हो गया इनपुट पार्ट। ठीक है, ये भी डेटा कुछ है और ये हो गया आउटपुट डेटा। लेकिन ये सारा कुछ कंटिन्यूअस वैल्यू होना चाहिए। आउटपुट जो डेटा है ये कंटिन्यूअस वैल्यू होना चाहिए, तभी ये रिग्रेशन में आएगा, और लीनियर रिग्रेशन वहां पे यूज होगा, जहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप भी मिलता है। मतलब क्या, ये लीनियर रिलेशनशिप हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाके समझेंगे कि इसका जो जियोमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है, और इंडिपेंडेंट फीचर्स और डिपेंडेंट फीचर्स रहता है। किस टाइप का फीचर मतलब रिलेशनशिप में ये होता है वो हम देखेंगे। जैसे कि एक समझ लीजिए, मैं एक ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब समझ लीजिए एज, और ये हो गया, ये हो गया आपका एज, ये हो गया आपका हाइट। ठीक है, या फिर आप वेट भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अभी लेंगे या फिर ले चुके हैं, तो कोई भी एक लेटर। मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब पर्टिकुलरली इस पोर्शन में हम लोग जो डिस्कस करें कि कहाँ पे जाकर हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। तो समझ लीजिए एक बंदे का या फिर किसी बंदे का और एक से ज़्यादा भी किसी का हमारे पास कुछ डेटा है, वो डेटा के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। पर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का जो कल्चर या फिर कोई भी लिविंग बीइंग का जो कल्चर होता है कि एज जितना बढ़ते जा रहा है उनका हाइट भी उतना बढ़ते जा रहा है। तो समझ लीजिए जब एज 2 इयर्स है तो उनका हाइट है कुछ यहाँ पे समझ लीजिए 50, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर, ऐसे पकड़ लिए। तो यहाँ पे एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 ऐसे पकड़ लिए। तो एज जब 2 हुआ उनका हाइट हो चुका है 100 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आ गया डेटा पॉइंट। जब एज 3 हुआ है तब आ गया 110 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आ गया। जब एज 3.5 हुआ है तब वहाँ उनका हाइट हो चुका है 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे या फिर 4 हुआ है तब वहाँ, तब उनका हाइट हो चुका है 150 सेंटीमीटर। तो एक प्लॉटिंग ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं। या फिर यार ये क्या हो रहा है कि एक इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है जो मुझे इनपुट के हिसाब से दिया गया, एज या वेट कुछ भी, यहाँ पे फिलहाल मैं एज पकड़ के चल रहा हूँ इस एग्जांपल में, ताकि और भी इजीली आपको रियल लाइफ से रिलेट कर पाओ, इसीलिए कि एज जितना जैसे बढ़ता है हाइट भी उतना ऐसे ही बढ़ता है। ये हमारा रियल लाइफ नॉलेज से हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सो एज एज इज इंक्रीजिंग the height of the person is also increasing, बढ़ रहा है। तो ये हुआ आपका एक
रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट है और एक आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप का जब लीनियर रिलेशन हम लोग को मिलता है तब हम लोग लीनियर रिग्रेशन वहां पे यूज करते हैं। और इसमें और भी डिटेल हम लोग जा पाएंगे कि कब ऐसा भी होता है कि जहाँ पे कुछ चीज बढ़ने के साथ साथ एक एक्सिस के हिसाब से कुछ बढ़ रहा है तो उधर घट रहा है, तो वो भी अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ा हुआ था, ये धीरे धीरे घट रहा है। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप वो देखते हुए भी हम लोग मॉडल के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो भी हो इस टाइप का रिलेशन में ही हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका कहाँ पे मतलब जियोग्राफिकली हम सॉरी जियोमेट्रिकली कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो इसके साथ साथ एक ब्लॉक डायग्राम जो हम लोग को ने पहले भी देखे हैं कि मेरा जो भी मॉडल जो भी मतलब मॉडल बनेगा, एमएल मॉडल यूजिंग लिनियर रिग्रेशन बनेगा, एमएल मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस को हम लोग को हमको क्या करना है, ट्रेन करना है। कैसे ट्रेन करना है, जो मॉडल हमने बना रहे उसी मॉडल को मुझे उसी जो डेटा सेट मेरे पास प्रोवाइड किया गया है उसी डेटा सेट का डेटा लेके मुझे ट्रेनिंग करना है, मतलब मॉडल को सिखाना है कि किस टाइप का डेटा से किस टाइप का आउटपुट, क्योंकि मुझे आउटपुट मेरे पास दिया हुआ है, ये सुपरवाइज लर्निंग है जो मैं पहले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग में आपको आउटपुट दिया हुआ रहेगा। तो आउटपुट जब है उसी किस इनपुट में क्या आउटपुट, किस टाइप के इनपुट में क्या आउटपुट, ये मॉडल के अंदर एल्गोरिथम के अंदर कंटिन्यूअस हम लोग देते रहते हैं। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मेरे टोटल डेटा सेट से मैं यहाँ पे देता हूँ, और देने के बाद ये मॉडल जब समझ लेता है कि हाँ इस टाइप का डेटा देने से ऐसा होता है, तो वो उसके बाद जब आप न्यू डेटा कुछ दोगे, जब भी आपके पास इस मॉडल में अभी आप कुछ न्यू डेटा दोगे तो वो प्रेडिक्ट करके आपको एक ऑलमोस्ट 98-99% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। 100% एक्यूरेट देना सही बात है भी नहीं। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों 100% एक्यूरेट नहीं देगा, प्रेडिक्शन अगर 100% हो गया एक्यूरेट मतलब वो गलत है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग कंसेप्ट आल्सो विल डिस्कस इन डिटेल बट लेटर। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो सीखने में भी मजा आएगा। कुछ चीजें पहले ही ना सीखना भी अच्छा होता है, ओवरलोड हो जाता है ब्रेन। तो इसीलिए ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग दो टर्म मैंने अभी जो बताया ये हम लोग डिटेल में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में। तो यहाँ तक आके कुछ चीजें अभी समझना है कि कैसे हम लोग ये मॉडल को हम अभी काम करेंगे इस मॉडल के ऊपर। तो अभी मैं एक डेटा सेट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा शुरू होता है the graphical as well as the mathematical part. So first of all we'll consider a data set. Data set for the right। अब किस टाइप का डेटा सेट समझ लीजिए, मैं एक डेटा सेट डिफाइन कर रहा हूँ। इधर मैं वेट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं हाइट सेंटीमीटर। अब समझ लीजिए किसी का वेट है 50 kg तो हाइट हो गया 150 सेंटीमीटर। वेट हो गया 60 kg तो यहाँ पे आ गया 160 सेंटीमीटर। 65 यहाँ पे आ गया 170। 70 kg यहाँ पे आ गया 180 सेंटीमीटर। तो ऐसे मेरे पास कुछ डेटा है, और भी दो चार डेटा हम जरूरत पड़ने पर आगे ले सकते हैं। तो इस डेटा से हम लोग अभी कुछ चीजें सीखेंगे, इतना डेटा या फिर इससे भी कुछ ज्यादा डेटा। इसको मैं एक ग्राफ में इसको मैं एक ग्राफ में पहले प्लॉट करता हूँ।
ये हो गया मेरा x, ये मेरा हो गया y। जैसे कि हमको पता है कि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x में मैं कर दिया वेट, इसीलिए मैं पहले इसको लिखा था, एंड हियर आई एम यूजिंग द हाइट। अब मुझे इसका प्लॉटिंग करना है, तो 10-10 का अगर मैं ब्रेकिंग करता हूँ या फिर कुछ 50-50 का भी करता हूँ, तो ऐसे मेरा वेट आता है 50, 100, 150, ऐसा ऐसा मेरा, ठीक है। या फिर 10-10 करके करेंगे तो 60, 70, थोड़ा ग्राफ थोड़ा फैला हुआ होगा तो अच्छा भी समझ में आएगा, 90, ऐसा। तो और हाइट में भी ऐसे हम लोग डिवीजन करेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। अगर मैं इस चीज को प्लॉटिंग में देता हूं, तो मेरा 50 केजी का 150, 50, 100, 150, 200, ऐसे करके हम लोगों ने तो इसमें हम लोग क्या हो किया कि 50, 100, 150, 200। हाँ, अभी 50 का जो किसी का वेट है तो 150 उनका ये है, 60 है तो 60 हुआ, 65 है तो 170 हुआ। देखिए आप कहीं पे भी यूज करेंगे, कैसे भी शुरू करेंगे, वेट के साथ साथ अगर हाइट उनका बढ़ रहा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, तो देखिए एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, राइट। ये पॉइंट ऐसे, अब मैं कुछ एजम करके कर रहा हूँ क्योंकि ये तो ग्राफिकल में प्रेजेंट कर रहा था। आप समझ लीजिए ऐसे ही मेरा कोई डेटा पॉइंट है जहाँ पे एक डेटा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक डेटा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक डेटा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट आ रहा है। और उसके बाद जब मैं सारा डेटा पॉइंट को लेके एक लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरे पास एक ऐसा लाइन ड्रॉ हो रहा है। ये कैसे हो पा रहा है, मैं अभी आ रहा हूं इसके ऊपर। समझ लीजिए ये एक लाइन आपके पास ड्रॉ हो रहा है। तो एक हो गया आपका रियल डेटा पॉइंट जो यहाँ पे है, और दूसरा जो रियल डेटा पॉइंट वो ये सब है, और दूसरा आपका है कि एक प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट जो है ये, मतलब आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिस लाइन में आपको पूरा की पूरा रिग्रेशन मेथड के बाद एक आउटपुट प्रेडिक्ट हो रहा है, तो कि ऐसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन को बोला जाता है बेस्ट फिट लाइन, एंड ये निकलना ही हमारा रिग्रेशन का पहला एंड फॉरमोस्ट टारगेट होता है। दिस इज द अल्टीमेट टारगेट टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। अब ये बेस्ट फिट लाइन के लिए कुछ टेक्निकल टर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे है, जैसे कि ये हो गया आपका एक्चुअल आउटपुट, और हर एक एक्चुअल आउटपुट के पीछे आपका एक प्रिडिक्शन वैल्यू भी बन रहा है, हर एक पॉइंट के लिए आपका एक प्रेडिक्टेड वैल्यू भी बन रहा है। तो ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू बन रहा है लीनियर रिग्रेशन के थ्रू, इससे ये लाइन बन रहा है। तो ये लाइन जो बना ये प्रेडिक्टेड वैल्यू से, तो ये हो गया आपका प्रेडिक्टेड, जो बेस्ट फिट लाइन हुआ वो हो गया आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट हुआ। अब प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक एक्चुअल आउटपुट जो निकला है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है,
ये डिफरेंस हो जाता है ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो लाइंस आ रहा है, ये सारे होता है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड प्रेडिक्टेड आउटपुट। तो इसी इसी को बोला जाता है एरर, और ये एरर का एक्चुअल नाम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रेसिड्यूअल एरर। ठीक है, ये बोला जाता है रेसिड्यूअल एरर। तो यहाँ पे जो प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट मिला, हमको रेसिड्यूअल एरर और एरर के बारे में पता चला। अब ये लाइन जो यहाँ पे आके एक्सिस के साथ मीट कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे मीट कर सकता है, या फिर इस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट जो एक्स एंड वाई एक्सिस वहां से भी मीट कर सकता है, जहां पे भी मीट करे। ये जो जंक्शन पॉइंट दैट मीन्स 0,0 जो पॉइंट है, इससे ये लाइन जितना दूरी में रहता है उससे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। सी इक्वल टू इंटरसेप्ट। एंड हर एक पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको दो एक के बाद एक दो पॉइंट के बीच जो गैप, मतलब जो स्लोप बढ़ गया, जितना एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का जो स्लोप डिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोला जाता है स्लोप, दैट इज डिनोटेड बाय एम। ठीक है, अब शायद जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो वो लोग समझ चुके हो कि ये किस चीज में धीरे धीरे जा रहा है। यस, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्पेशली यहाँ पे इस लाइन को द बेस्ट फिट लाइन इज डिनोटेड एज, हम लोग यहाँ पे y हैट यूज करेंगे एम एक्स प्लस सी। ओके, हाँ, ऑल्सो वी कैन यूज राइट इन रिवर्स नोटेशन सी प्लस एम एक्स, ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि हम लोग काम के टाइम ऐसे ही लिखेंगे, इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू। अब ये सब क्यों हमने डिस्कस किया, ये टोटल जितना भी पॉइंट्स, एक्चुअल आउटपुट, प्रेडिक्टेड आउटपुट, बेस्ट फिट लाइन, y equal to mx plus c, intercept and slope, these are very important term to understand the concept of linear regression in detail। तो अभी हम लोग एक के बाद एक जाएंगे, लेकिन एक चीज आपको समझना है कि हमारा मेन टारगेट इन लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड द मेन aim is to find is to find the best fit line। ये वो आपका अल्टीमेट टारगेट टू फाइंड। ये आपको अगर बेस्ट फिट लाइन अगर किसी लीनियर रिग्रेशन में आपको सही से मिल गया, दैट मीन्स योर accuracy of your model is perfect। So that how we can do that, now we are going to, so this is the graphical presentation। graphical presentation तो हम लोग और भी देखते जाएंगे, और the maths जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं उसको भी अभी डिटेल में समझते जाएंगे कि कैसे ये काम करते हैं। तो y इक्वल टू इंडिपेंडेंट, कुछ चीजें आपको याद करना है या फिर नोट डाउन कर सकते हैं कि y इज द डिपेंडेंट feature, x equal to independent feature, m equal to slope,
सी इज इंटरसेप्ट, और आप चेक भी कर लीजिए कि ये सारा कुछ आप समझ चुके हैं पहले ही, क्योंकि ये सब टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है। बस वाई एम एक्स ये यहाँ पे यूज हो रहा है। अब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, ये वाई हैट इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, मैं यहाँ इसको ऐसे लिख रहा हूँ, वाई हैट इज द प्रेडिक्टेड आउटपुट जो हम लोग लीनियर रिग्रेशन डेटा साइंस में, और इसको थोड़ा और भी सही तरीके से लिखने के लिए, क्योंकि डेटा साइंस इंडस्ट्री में जो सब टर्म नॉर्मली यूज होता है, सारे ट्रेनर्स चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक पोर्टल में हो, चाहे कोई बुक्स में हो स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंस का, सबसे ज़्यादा जिस टाइप का नोटेशन यूज होता है, मैं अब उस नोटेशन में जा रहा हूँ, नॉर्मल मैथमेटिकल नोटेशन से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इस y हैट की जगह हम लोग लिखेंगे h थीटा ऑफ x, ये हो गया आपका y हैट इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x, ओके, थीटा 1 x। अब ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो इंटरसेप्ट यहाँ पे है, इंटरसेप्ट को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा 0 से, स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा 1 से, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y हैट जो कि कन्वर्ट हो चुका है h थीटा ऑफ x में, वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल टू फाइंड आउट। अब ये क्यों किए? क्योंकि इंडस्ट्री में ये ज़्यादा यूज होता है, मैथमेटिकल नोटेशन लिखने के लिए ये सारा नोटेशन ज़्यादा यूज होता है। तो अब मेरे पास अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x का एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि हाइट वेट, तब तो ठीक है कि x लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मोर देन वन आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो हाउ वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर formula? In that case, h theta of x equal to theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 plus theta 3 x3 plus dot 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 theta I xi, ये हो गया आपका मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए नोटेशन। इन दैट केस द h थीटा ऑफ x इक्वल टू थीटा 0 जो कि आपका इंटरसेप्ट है, प्लस स्लोप थीटा 1 थीटा 2 फॉर एक ईच एंड एवरी थीटा वैल्यू के लिए, जो हम लोग स्लोप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक एक पर्टिकुलर x का एक यूनिट चेंज के लिए y में जितना यूनिट चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, जो इस स्लोपिंग प्लेस से पता चलता है। तो अब दूसरा यूनिट चेंज के लिए दूसरा चेंज होगा y में, तो हर एक x वैल्यू में स्लोप भी आपका चेंज होते जाता है। इसीलिए थीटा 0 जो है इंटरसेप्ट, जो एक ही बार इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, तो वो तो एक ही वैल्यू हुआ। लेकिन स्लोप तो आपका बार बार चेंज होता जाएगा, ये एक स्लोप, ये एक स्लोप, ये एक स्लोप, बार बार चेंज, नया नया स्लोप मिलते जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे भी आपका थीटा 0 एक है, लेकिन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हर एक बार x के साथ साथ बढ़ते हुए जाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका थीटा 0 प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो n थीटा i xi, खत्म। ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को हम लोगों ने ऐसे फिर लिख सकते हैं, राइट? So it is the concept of, in case of multiple independent features. अब यहाँ पे आ गया
आपका नया एक चीज कि कैसे हम लोग इसको लीनियर रिग्रेशन में इंप्लीमेंट करते हैं, और लीनियर रिग्रेशन में इंप्लीमेंट होने के बाद कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इस थीटा स्लोप हमारा डेटा सेट से निकल आता है। तो अभी यहाँ पे मेरा अगर मतलब मल्टीपल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मेरा बेस्ट फिट लाइन का फॉर्मूला अगर मुझे मिल गया, एंड मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है to find the best fit line. This is my main target, to find the best fit line. तो ये मेरा मेन टारगेट, इसके लिए मेरा मल्टीपल वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे और एक चीज आता है जो कि यहाँ पे मैंने देखा, हम लोगों ने देखे है कि मेरा एक्चुअल आउटपुट तो है, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है, ये पर्टिकुलर एक्चुअल आउटपुट, और मेरा प्रिडिक्टेड आउटपुट से जो लाइन बन रहा है बेस्ट फिट लाइन वो है ये। बट ये बेस्ट फिट लाइन है भी या नहीं, इससे भी अच्छा बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन मतलब क्या है, जो जिसमें मेरा एरर सबसे कम हो, मेरा एक्चुअल आउटपुट और मेरा प्रिडिक्टेड आउटपुट। बहुत ही आसान है समझना कि एक्चुअल आउटपुट से अगर मेरा प्रिडिक्टेड आउटपुट बहुत दूर से जा रहा है, दूर का वैल्यू आ रहा है, तब मतलब वो काम हुआ ही नहीं सही से। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि एक्चुअल आउटपुट, कोई एक पर्टिकुलर आउटपुट में एक्चुअल आउटपुट सही आया, मतलब प्रेडिक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन दूसरे मैं एक ग्राफ से ही आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये ग्राफ है, अब यहाँ पे मेरा एक्चुअल आउटपुट ये कुछ मैं ड्रॉ कर दिया। अब मेरा एक बेस्ट फिट लाइन निकला है ऐसे, राइट। अब इसमें देखिए ये बहुत कम एरर है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। बाकी मेरा 1 2 3 4 5 केसेस में, 5 डेटा पॉइंट्स में मेरा एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का अंतर का एरर बहुत कम है। लेकिन दूसरा है कि 1 2 3 4 5 6 7 केसेस ऐसा भी है जहाँ पे एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का जो डिस्टेंस, जो एरर है वो बहुत ज़्यादा है। या फिर और एक दो पॉइंट अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए जहाँ पे आपका एरर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब इससे भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे, मतलब इज इट अ गुड फिट? अब बेस्ट फिट लाइन वो होना चाहिए जिससे मेरा हर एक डेटा पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस हो, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल डेटा पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस लेके जो लाइन बनेगा वही है बेस्ट फिट लाइन। अब अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे तो अगर इस ग्राफ को मैं कंसीडर करता हूँ तो ये कम डेटा पॉइंट में कम मतलब मिनिमम एरर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट के लिए इसका एरर बहुत ज्यादा है, तो ये बेस्ट फिट लाइन बना ही नहीं। तो ये हम लोग रैंडमली तो प्लान नहीं कर पाएंगे कि पॉइंट्स को देखो और आंखों से देख के ही प्लान करके ड्रॉ कर दो। ये इसमें एक मैथ्स है जो हमारा एरर कैलकुलेट करके ही पता चलेगा कि कहाँ कौन सा बेस्ट फिट लाइन में सबसे कम एरर आ रहा है। मतलब एरर आपको कैलकुलेट करना है, ये एरर आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो यही बात समझाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा था। अब ये आ गया कि एरर, हाउ टू कैलकुलेट एरर, और how to calculate the residual error। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो चीज हमने ऑलरेडी देख ली है। एक होता है मेरा एक्चुअल आउटपुट, एक होता है प्रेडिक्टेड आउटपुट। बार बार ये टर्म आते जाएगा और आ भी रहा है। तो ये एक्चुअल और प्रेडिक्टेड आउटपुट का जो अंतर है वही हुआ मेरा एरर। अब इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं,
हम लोग प्रेडिक्टेड आउटपुट को लिखते हैं एच थीटा ऑफ एक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट इज वाई। अगर ये दोनों को मैं मतलब इसका जो डिफरेंस है वो निकल पाए, दैट इज द एरर, एरर इक्वल टू दिस, राइट। तो ये कैसे होगा? और एक चीज कि एक पॉइंट के लिए इतना, फॉर मल्टीपल पॉइंट के लिए x ऑफ i y ऑफ i, ठीक है। तो मल्टीपल पॉइंट के लिए भी मुझे एरर कैलकुलेट करना है। तो अब देखेंगे एरर जब आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है कभी ये ज्यादा भी हो सकता है, मतलब अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट का वैल्यू या तो माइनस वैल्यू भी आ सकता है, माइनस वैल्यू भी आ सकता है, प्लस वैल्यू भी आ सकता है। अगर प्लस वैल्यू आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एरर का वैल्यू अगर अगर दोनों को माइनस करते हैं, अगर आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट का वैल्यू छोटा और एक्चुअल आउटपुट का वैल्यू बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो माइनस आएगा, और ऐसा होता भी है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, h थीटा ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i, इसको इसका टोटल स्क्वायर कर देते हैं। मतलब कोई भी आए माइनस वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, जो प्लस है प्लस होगा, जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा। मतलब मेरा एरर कंप्लीट कंप्लीट जो जो एरर होगा वो कंप्लीट पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू से बनेगा। अब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये तो मल्टीपल डेटा पॉइंट के लिए है, तो ये एरर भी कैलकुलेट मल्टीपल डेटा पॉइंट के लिए ही करना है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ ऑल एरर। तो समेशन I equal to 1 to m, okay, summation I equal to 1 to m h theta of x of I minus y of I square। ये हो गया आपका सारे डेटा पॉइंट के लिए, राइट, उसमें जितना भी डेटा पॉइंट है उसके लिए। अब we need to find the average, मतलब देखिए आप जब एरर निकाल लिए सारे डेटा पॉइंट का इंडिविजुअली, ये तो आपका सारा डेटा पॉइंट का, दिस इज द एरर ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स, ठीक है, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस द एक्चुअल वैल्यू। लेकिन इसका एवरेज अगर आप नहीं लेंगे तो सिंगल वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, summation of I equal to 1 to m h theta of x of I minus y of I whole square, and ये टोटल जो है आपको ये 1 by m से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो हो गया आपका कंप्लीट एवरेज वैल्यू। अब यहां पे ही खत्म नहीं हुआ, एवरेज ऑफ एरर डन। लेकिन यहाँ पे इसका खत्म नहीं हुआ, इसमें आपको और एक चीज देना है, we need to find the differentiation। डिफरेंशिएशन का एक छोटा पोर्शन मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि डिफरेंशिएशन हम करते क्यों। जैसे कि d ऑफ dx ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम लोग ये करते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, इक्वल टू 2x to the power 2 minus 1, that means 2x, मतलब एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकलते तो हमको 2x मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन अप्लाई करके करेंगे, summation of I equal to 1 to m 1 by 2m h theta of x of I minus y of I whole square। देखिए ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन हम करेंगे क्यों यहाँ पे आके,
क्योंकि हम लोग बेसिकली ये एरर क्यों निकल रहे हैं, एरर निकल रहे हैं ताकि मेरा बेस्ट फिट लाइन मिले, और एरर निकलने के लिए मेरा एक जो स्लोप है, जो स्लोप के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप को एडजस्ट करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है। हाँ, ये एक मैथमेटिकल पार्ट है जो हम लोग इसी के साथ समझ भी जाएंगे और डिटेल में। तो ये स्लोप निकालने के लिए, स्लोप का डिफरेंशिएशन अगर नहीं निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, एक मतलब निकालना जरूरी है ताकि इसका एक्यूरेसी बढ़े और एक्यूरेट वैल्यू आए। उसके बाद तो ये आपका फॉर्मूला फाइनली क्या निकल आया कि फाइनल is 1/2m summation of I equal to 1 to m h theta of x to the power I minus y of I whole square. So now the final formula is this. अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। ये कॉस्ट फंक्शन बहुत जरूरी चीज है। ये कॉस्ट फंक्शन आपको निकालना ही पड़ेगा ताकि आप एरर कम से कम बना पाओ, और ये कम से कम एरर बनाने के लिए आपको जो थीटा 0 और थीटा 1 के बारे में बताया गया था, दैट इज इंटरसेप्ट एंड स्लोप, उसको चेंज करते हुए आपको ये कॉस्ट फंक्शन बार बार निकलना है, जिसमें कॉस्ट फंक्शन आपका जितना मिनिमम होगा, आपका बेस्ट फिट लाइन मिनिमम एज मेरा हमारा टारगेट क्या है, ये कॉस्ट फंक्शन को सबसे सबसे ज्यादा कम करने के लिए, मतलब मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन बाय चेंजिंग the value of theta 0, theta 1। ये हमारा एक्चुअली टारगेट है, टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। ये है हमारा मेन टारगेट। ये बेस्ट फिट लाइन निकालना ही हमारा मेन टारगेट है। उसके लिए हमको कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करते हुए जाना है। जितना आप कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करते हुए जाओगे उतना आपका बेस्ट फिट लाइन निकलते आएगा, लेकिन उसके लिए हमको थीटा 0 एंड थीटा 1 का वैल्यू चेंज करना है, मतलब इंटरसेप्ट एंड स्लोप का वैल्यू चेंज करना है। जे ऑफ थीटा 0 थीटा 1 अगर हम इससे डिनोट करेंगे तो 1/2m इक्वल summation of I equal to 1 to m h theta of x to the power I, not to the power x of I minus y of I whole square। ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन का फाइनल फॉर्मूला। कैसे ये चेंज करेंगे, इसके लिए अभी हमको कंप्लीट एक हाइपोथेसिस लेना है और उसका कॉस्ट फंक्शन निकालना, मतलब एक कंप्लीट एग्जांपल। नाउ let's understand best fit line now let's understand best fit line finding process using an example step by step। ये जो मैथ्स अभी आपने समझे यहाँ पे, उसका स्टेप बाय स्टेप छोटा कैलकुलेशन इजी वे में आपको अभी समझना है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर।
तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसमें हम लोग कॉस्ट फंक्शन और बेस्ट फिट लाइन का फॉर्मूला हमने मतलब डिटेल में समझ चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाउ टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट फंक्शन एंड टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अभी लिखा, इसके लिए आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो में जाइए ताकि आपको ये डिटेल में पता चले। ये वीडियो कभी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं ब्रेक करके 2 सेगमेंट में इसको समझा रहा हूँ, ताकि आपको भी 2 अलग वीडियो से सही तरीके से आप हैंडल कर पाओ। तो let's move to the next video to make it more clear. Till then, thank you.